वहाँ पर कोडिंग करनी थी, यहाँ तो कॉन्सेप्ट है और पॉलिसी। चलो हम जो आज डिस्कशन करने का प्लान कर रहे हैं, स्टार्टिंग में हम दो चीज समझने की कोशिश कर रहे हैं, या हम किसी रेस्पेक्टिव एप्लीकेशन के कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं। इस दुनिया में कोई भी एप्लीकेशन होती है तो दो फेज होते हैं। एक होता है उसका डेवलपमेंट फेज, यानी कि वो फेज एप्लीकेशन के बनने वाला फेज, रिक्वायरमेंट ली गई, डिजाइनिंग की गई, कोडिंग की गई, टेस्टिंग की गई, यूएटी की गई, यानी कि यूजर ने भी टेस्ट किया, वो सब किस फेज में आता है? डेवलपमेंट फेज में। फाइनली जब एक एप्लीकेशन बन जाती है, जब एक एप्लीकेशन बन जाती है, देन इट ऑटोमेटिकली कम्स इनटू मेंटेनेंस। तुमने पढ़ाया तो नहीं होगा ना? थोड़ा बहुत बताया था स्टार्टिंग में। अच्छा, सर वो सब पढ़ाया था, वो दिखाऊंगा, तुमने पढ़ा तो नहीं है। बस ये थोड़ा बहुत बताया। ठीक है, चलो। सो अगर हम बात करें, एक एप्लीकेशन के दो फेज होते हैं, डेवलपमेंट फेज और मेंटेनेंस फेज। डेवलपमेंट का मतलब होता है उस चीज को बनाना, डेवलप करना। अगर एक कार है, कार फैक्ट्री में बन रही है, जिस दिन से स्टार्ट हुआ उस दिन से लेकर शोरूम पर आने वाले दिन से ठीक पहले तक, इट इज इनटू डेवलपमेंट फेज। अब वो शोरूम पे आ गई और वो बिक गई। जैसे ही वो यूजर के पास पहुंची, जैसे ही वो रियल यूजर के पास पहुंची, इट ऑटोमेटिकली कम्स इनटू मेंटेनेंस फेज, राइट। और मेंटेनेंस फेज में दो चीजें, हमने उस दिन बात की, दो चीजें होती हैं। यानी कि आपने कार खरीदी या आपने घर बनवाया, आपने जमीन खरीदी, जमीन पे आर्किटेक्ट के पास गए, मैप बनवाया, फिर उसका डेवलपमेंट करवाया, फिर उसकी टेस्टिंग करी और फाइनली उसका मुहूर्त कर दिया। तब तक घर का मुहूर्त होने तक घर कौन से फेज में था? डेवलपमेंट फेज में। और जैसे ही आपने, जिस दिन से आपने घर के अंदर रहना शुरू कर दिया, वो घर अपने आप में आ गया मेंटेनेंस फेज में। क्यों आ गया? बिकॉज मेंटेनेंस फेज में दो चीजें होती हैं, डिफेक्ट फिक्सिंग एंड चेंज रिक्वेस्ट। दोनों का मतलब समझते हैं, एक सेकंड लगा के। डिफेक्ट फिक्सिंग, मैंने आज घर में रहना शुरू किया और आज ही मेरा पंखा खराब हो गया। डिफेक्ट का मतलब होता है एग्जिस्टिंग चीज में कोई प्रॉब्लम आना, दैट इज कॉल्ड एज डिफेक्ट, राइट। एग्जिस्टिंग चीज में प्रॉब्लम का आना। घर था, पूरा बन गया, मुहूर्त हो गया, घर बन गया, पूरा हो गया, आराम से मुहूर्त हो गया। जैसे अब उसमें कोई प्रॉब्लम आई, किसमें? घर में। घर किसमें आ गया? सॉरी, वो क्या आ गया घर के अंदर? डिफेक्ट। डिफेक्ट का मतलब है कि चीज मेरे पास है, अगर उस चीज के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाए, प्रॉब्लम इन द एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन इज कॉल्ड एज डिफेक्ट। किचन में टैप में पानी आना बंद हो गया, डिफेक्ट। बल्ब खराब हो गया, डिफेक्ट। दरवाजा आवाज कर रहा है, डिफेक्ट। मतलब मेरा घर है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम आएगी, दैट इज कॉल्ड एज डिफेक्ट। और उस डिफेक्ट को ठीक कराने को हम लोग बोलते हैं डिफेक्ट फिक्सिंग, राइट। हमने बात की कि हम किसी भी चीज के मेंटेनेंस में जो पहला काम क्या होता है? डिफेक्ट। क्योंकि आप घर में रहते हो, आप रोज देखते होगे, महीने में 2-4 बार कोई ना कोई काइंड ऑफ मिस्त्री घर में आकर कुछ ना कुछ ठीक करता रहता है। कभी ये खराब हो गया, कभी मोटर नहीं चल रही, कभी टंकी में पानी नहीं जा रहा, कभी इलेक्ट्रिसिटी नहीं चल रही, कभी इन्वर्टर खराब हो गया। मतलब घर एक एप्लीकेशन है, उसके अंदर जो चीजें हैं पहले से, उनके अंदर कुछ भी प्रॉब्लम आना इज कॉल्ड एज डिफेक्ट, और उनको ठीक कराना होता है डिफेक्ट फिक्सिंग। सीआर, चेंज रिक्वेस्ट। घर है, ठीक है, एज इट इज, मैं उसमें कुछ नया फीचर ऐड करना चाहता हूं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। मैं घर के अंदर कुछ फीचर ऐड करना चाहता हूं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, दैट इज कॉल्ड एज सीआर, चेंज रिक्वेस्ट। जैसे कि हमने एक सर्वेंट रखा, उसको सुलाए कहां? तो एक काम करो, घर तो था, छत पर एक छोटा सा सर्वेंट क्वार्टर बना दो, सर्वेंट रूम बना दो। तो क्या हमने एग्जिस्टिंग चीज में कोई नया कुछ ऐड करने की बात नहीं की? व्हाट इज दैट? कुछ चेंज करने की रिक्वेस्ट रेज करना।
दैट इज कॉल्ड एज चेंज रिक्वेस्ट, सीआर। इसको हम इन शॉर्ट हमेशा सीआर बोलते हैं। क्लाइंट कुछ भेजता है तो कहते हैं सीआर आई है। कब कब कहते हैं? जब हम किसी एप्लीकेशन का मेंटेनेंस फेज में है और क्लाइंट ने कुछ चेंज करने के लिए बोला तो हम बोलेंगे सीआर आई है। जैसे कि अभी फेसबुक में, सॉरी व्हाट्सएप में लेटेस्ट सीआर क्या आई थी? कॉलिंग। क्या पहले उसमें कॉलिंग की फंक्शनलिटी थी? नहीं थी। कॉलिंग का फीचर ऐड हुआ, दैट इज सीआर। फेसबुक में पहले वीडियो कॉलिंग नहीं हुआ करती थी, फिर वीडियो कॉलिंग का ऑप्शन आया, इट इज सीआर। किसी भी चीज में कोई भी नया फीचर ऐड होना इज कॉल्ड एज चेंज रिक्वेस्ट, सीआर। ठीक है, तुमने कहा एप्लीकेशन के एप्लीकेशन दो फेज होते हैं, डेवलपमेंट फेज एंड मेंटेनेंस फेज। डेवलपमेंट का मतलब उसका बनना, मेंटेनेंस फेज का मतलब है उसमें डिफेक्ट फिक्सिंग होना और चेंज रिक्वेस्ट के अंदर इंप्लीमेंट होना व्हेन रिक्वायर्ड। समझने वाली बात। आज हमारा टारगेट है टू अंडरस्टैंड द मेंटेनेंस फेज। ये क्या एप्लीकेशन बन गई, हमने उसका डेवलपमेंट फेज के बारे में बात की थी। कल हमारे जो हमने ये मान के चलो, जो हमने पहले स्टैटिक वाला फंडा पढ़ा फिर डायनामिक का फंडा पढ़ा, वो एक्चुअली में पूरा डेवलपमेंट फेज था। कि भाई सबसे पहले कोड बना, सॉरी सबसे पहले रिक्वायरमेंट इकट्ठी की गई, रिक्वायरमेंट गैदरिंग की गई क्लाइंट की तरफ से। अगर आप पूरे फेज को एक बार रिवाइज करूं 2 मिनट लगा के, सबसे पहले रिक्वायरमेंट गैदरिंग की गई, रिक्वायरमेंट गैदरिंग के बाद उसको एसआरएस में कन्वर्ट किया गया, फिर उसकी फीजिबिलिटी स्टडी की गई, यानी कि समझा गया कि क्या बन पाएगा नहीं बन पाएगा। फिर उस फीजिबिलिटी स्टडी के अकॉर्डिंग उसको कंप्लीट करने के लिए रिक्वायरमेंट वैलिडेशन मीटिंग हुई, फिर दोनों टीमों ने रिक्वायरमेंट को पढ़ना शुरू कर दिया। उसके बाद डेवलपमेंट टीम स्टार्ट राइटिंग देयर डिजाइन डॉक्यूमेंट और हम लोगों ने अपने टेस्ट प्लान और ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स बनाना शुरू किए। डेवलपमेंट टीम ने अपनी कोडिंग शुरू करी, हम लोगों ने अपने टेस्ट केस लिखने शुरू किए। डेवलपमेंट टीम की कोड खत्म हो गया, हमारी तरफ से डॉक्यूमेंटेशन खत्म हो गया, हमने टेस्टिंग स्टार्ट करी। टेस्टिंग में पहले हमने लोकल सर्वर पर टेस्टिंग करी, फिर हमने डेव पे करी, फिर क्लाइंट को यूएटी करने दी, फिर फाइनली हमने प्रोडक्शन सर्वर पे एप्लीकेशन को लाइव कर दिया। ये पूरा फेज क्या था? ये पूरा डेवलपमेंट फेज था। अब मेरी एप्लीकेशन प्रोडक्शन सर्वर पे यानी कि मेन सर्वर पे लाइव हो चुकी है। प्रोडक्शन सर्वर, मेन सर्वर मतलब वो सर्वर जहां से आप मतलब दुनिया, पूरी दुनिया एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकती है इजीली, दैट इज कॉल्ड एज प्रोडक्शन सर्वर, राइट। अब जब लाइव हो गई तो उसके बाद क्या? जैसे ही हम बात करते हैं कि जिस सेकंड एप्लीकेशन लाइव हो जाती है उसी सेकंड से हम उसको बोलते हैं ना इट इज इनटू मेंटेनेंस फेज। मेंटेनेंस फेज अब अभी मैं बोलूं कि ठीक रात को ठीक 12 बजे एप्लीकेशन लाइव हो गई है, तो 12:01 से समझो कि वो किस फेज में आ गई? मेंटेनेंस फेज में। अब मेंटेनेंस फेज में आ गई, दैट मीन्स मेंटेनेंस का मतलब है कि अब दुनिया ने इसको यूज करना शुरू कर दिया। इसका मतलब है पीपल स्टार्ट यूजिंग द एप्लीकेशन। दुनिया ने एप्लीकेशन को यूज करना शुरू कर दिया। अब ये भी तो सकता है कि 12 बजे लाइव हुई, 12:01 से लोगों ने शुरू कर दिया यूज करना और 3 बजे रात को 3 बजे ही एप्लीकेशन में एक डिफेक्ट मिल गया यूजर को। हो सकता है क्या? ये भी हो सकता है कि 4 दिन तक भी ना मिले। मैं ये थोड़ी कह रहा हूं कि 100% मिलेगा ना, तो इस बात की गारंटी है कि जिस दिन लाइव हुई उसी दिन 100% डिफेक्ट मिलेगा ही मिलेगा, और ना इस बात की गारंटी है कि नहीं मिलेगा। तो यानी कि जैसे ही एप्लीकेशन लाइव हुई, जैसे ही एप्लीकेशन मेंटेनेंस फेज में आई, अब हो सकता है कि उसमें डिफेक्ट तभी आ जाए, हो सकता है कि 10 दिन के बाद भी आ जाए, कुछ कह तो नहीं सकते ना। दैट मीन्स हो सकता है कि 1 घंटे के बाद ही आ जाए। तो कहीं ना कहीं हमें एक टीम तो बैठानी पड़ेगी। जैसे ही मेंटेनेंस फेज शुरू होगा हमें एक टीम तो बैठानी पड़ेगी ना, कि अगर डिफेक्ट आ जाए तो भाई ठीक कर दियो, ना आए तो बैठा रहे, लेकिन बैठा रहे, जा मत। अगर डिफेक्ट आ जाए तो ठीक कर दियो, ना आए तो कोई बात नहीं, है ना। वो होता है मेंटेनेंस फेज। वो कैसे इंप्लीमेंट होता है हम इसके ऊपर बात कर रहे हैं। तो मान लो अब किसी चीज को समझते हैं। हाँ, हमें उसी मेंटेनेंस में क्या होती है। मान लो हम अब तक बात करते एबीसी बैंक था, इसने अपनी एप्लीकेशन डिजाइन कराई,
और इसने अपनी एप्लीकेशन लाइव भी कर दी। इसने अपनी एप्लीकेशन डिजाइन करवाई और डिजाइन करवा के इसने अपनी एप्लीकेशन लाइव कर दी। अब लाइव तो हो गई एप्लीकेशन, लाइव तो हो गई, अब क्या चाहिए? अब एबीसी बैंक को अपनी एप्लीकेशन की सपोर्ट चाहिए। अपनी सपोर्ट का मतलब है यार एबीसी बैंक को ये चाहिए कि अगर मेरी एप्लीकेशन में कोई प्रॉब्लम आ जाए, अब आ जाए या 2 घंटे बाद आ जाए या 2 दिन के बाद आ जाए या 2 महीने के बाद आ जाए, कभी भी आए, मेरे पास एक टीम होनी चाहिए जो उसको ठीक कर सके। अब एबीसी बैंक की सपोर्ट कौन करेगा? मान लो सपोज HCL ने प्रोजेक्ट किया था, ये वाला, ये प्रोजेक्ट HCL ने बनाया था। अब एबीसी बैंक HCL से बोलेगा, एबीसी बैंक HCL को बोलेगा कि भाई मुझे एक सपोर्ट टीम चाहिए, आई नीड अ सपोर्ट टीम। सपोर्ट टीम का मतलब मुझे टीम चाहिए जो मेरी एप्लीकेशन में कोई भी CR या कोई भी डिफेक्ट आए, CR छोड़ दो, मतलब CR छोड़ देते हैं, कोई भी डिफेक्ट आए तो उसको ठीक कर दिया ऑन द स्पॉट, परफेक्ट। HCL दो टीमें देगी इसको, HCL 2 टीमें प्रोवाइड करेगी एबीसी बैंक को, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं करेगी, HCL उसका चार्ज लेगी, वो एक अलग बात हो गई, पर 2 टीमें करेगी। पहली टीम L1 सपोर्ट और दूसरी L2 सपोर्ट। ठीक है, सो वे 2 टीमें हायर करेगी। एक टीम L1 सपोर्ट, L1 सपोर्ट टीम होती है टीम ऑफ नॉन टेक्निकल पर्सन, कस्टमर केयर, BPO, whatever you can call it, नॉन टेक्निकल। दूसरी टीम होगी टेक्निकल टीम, फॉर एग्जाम्पल डेवलपर्स एंड टेस्टर्स, टीम ऑफ डेवलपर्स एंड टेस्टर्स, टेक्निकल टीम, नॉन टेक्निकल टीम। अब मैं नॉन टेक्निकल टीम की बात करूं तो अगर एक बात समझो, एक यूजर को एप्लीकेशन में कुछ प्रॉब्लम मिली, अब मैं सिनेरियो बता रहा हूं, एक यूजर को एप्लीकेशन में प्रॉब्लम मिली, मतलब मैं ही हूं, मैं कस्टमर हूं किसका? एबीसी बैंक का। मुझे विनीत को ऑनलाइन ट्रांसफर करना था अमाउंट। अब तक तो हम क्या कर रहे थे, छोटा बैंक था तो बैंक में जाते थे, पैसे दिए, भाई विनीत के अकाउंट में ये 1000 रुपए डाल दो। अब जब ये ऑनलाइन हो गया तो मैंने कहा घर बैठ के ऑनलाइन ट्रांसफर करता हूँ, और मैं ऑनलाइन ट्रांसफर कर रहा था, मुझे प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं क्या करूंगा? सबसे पहले तो मैं कस्टमर केयर कॉल करूंगा, कस्टमर केयर मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाया तो ठीक, वरना तो वो L2 सपोर्ट यानी कि टेक्निकल बंदों को दे देगा और टेक्निकल बंदे मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। लेकिन हम बात समझते हैं कि किस सिचुएशन में यहीं पे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और किस सिचुएशन में वो आगे बढ़ेगी। सी, जब भी व्हेन यूजर फेसेस अ प्रॉब्लम, इसके 2 रीजन हो सकते हैं। जब एक यूजर को प्रॉब्लम हो रही है किसी भी एप्लीकेशन में, उसको यूज करने में, उसके 2 रीजन हो सकते हैं। रीजन नंबर 1, user does not know how to use it, and second, defect in application,
हमने कहा कि जब यूजर कोई प्रॉब्लम फेस करता है, जब यूजर एक प्रॉब्लम फेस करता है तो उसके दो रीजन हो सकते हैं। रीजन नंबर 1, यूजर को नहीं पता, यूजर डज नॉट नो हाउ टू यूज इट, यूजर को नहीं पता उस एप्लीकेशन को कैसे यूज करना है। दूसरा, यूजर को पता है बट प्रॉब्लम एप्लीकेशन के साथ ही है। अगर ये वाली समस्या है, यूजर को नहीं पता कि एप्लीकेशन को कैसे यूज करना है, उसने कस्टमर केयर कॉल किया, इस वाले केस को L1 टीम सॉल्व कर देगी, राइट? बिकॉज यहाँ पर टेक्निकल बंदे नहीं है, बट जो बैठे हैं उनको एप्लीकेशन को यूज करना अच्छे से आता है। केस नंबर 2, L1 टीम को भी यही लगा कि जो यूजर जिस प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहा है वो यूजर की गलती नहीं है, वो तो प्रॉब्लम एप्लीकेशन के साथ ही है, वो प्रॉब्लम एप्लीकेशन के साथ ही है। इसका मतलब है यानी कि वो एप्लीकेशन में डिफेक्ट है, और डिफेक्ट ठीक करने के लिए कोड ठीक करना पड़ेगा, और कोड नॉन टेक्निकल बंदे ठीक नहीं कर सकते, कोड ठीक करते हैं टेक्निकल बंदे। सही है गलत? बात समझ आ रही है? नो, जब भी जितनी भी कॉल्स कस्टमर केयर पहुंचती है, कस्टमर केयर बना ही क्यों? बिकॉज अगर 10 कॉल दिन भर में जा रही हैं, 10 में से 8 से 9 बार यही प्रॉब्लम। एप्लीकेशन में इतने डिफेक्ट नहीं होते, असलियत में 80 to 90% केसों में यूजर को ही नहीं पता कि हाउ टू यूज द एप्लीकेशन। अगर इन केस 10 में से एक कॉल ऐसी होती है जो फॉरवर्ड होती है L1 to L2, जैसे कि मतलब बहुत से लोग बीपीओ में है या कस्टमर केयर में है, आप कस्टमर केयर देखते हो, कौन से उसका देखते हो? ऐप पे बात कर रहे हो। कई बार ऐसी कॉल आती होगी, तुम्हें हंसी आती होगी, क्या बात कर रहा है ये, होता है? मतलब ये ऐसे कैसे सोच सकता है कस्टमर? उस लेवल तक की होती है। मेरा एक स्टूडेंट था, वो हार्डवेयर सपोर्ट में था, उसके पास एक कॉल आई, वो कस्टमर ने कहा उसका सीपीयू फ्लॉपी खा रहा है। बता भी था एक बार, फ्लॉपी खा रहा है। क्या फ्लॉपी खा रहा है? समझ नहीं पा रहा। बोला कि मैं फ्लॉपी डालता हूँ उस कैबिनेट में और अंदर चली जाती है और होता कुछ भी नहीं है। अब तक मैं 8-10 फ्लॉपी डाल देता हूँ। उससे पूछा इसमें फ्लॉपी ड्राइव है? बोला वो क्या होती है? बोला ये पता नहीं फ्लॉपी ड्राइव क्या होती है। उन्हें पता ये कैबिनेट का मुंह है, इसके अंदर फ्लॉपी ड्राइव डालनी होती है। एक का है कि मैं लॉग इन नहीं कर पा रहा, बाद में पता चला लॉग इन कहाँ से करेगा, रजिस्टर्ड ही नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं। हमें देखो, मैं जो है हम इंडियन थोड़े समझदार हैं, हम R&D कर लेते हैं, बट जो अंग्रेज हैं वो बिल्कुल डम टर्मिनल्स हैं। वो बिल्कुल बुक्स पढ़ के ही सारे काम करते हैं। तो उनको अगर कुछ चीज नहीं आए तो वो दिमाग नहीं लगाते, तुरंत कस्टमर केयर कॉल कर देंगे, मुझसे ये चीज नहीं हो रही। तो उनको स्टेप बाय स्टेप अप करवाओ। ये बटन दिख रहा है रेड कलर का, हाँ इसको दबा दो। इसको दबाने पे ना 2 फील्ड आएंगे, जिसमें नेम लिखा हुआ है वहां अपना नाम डाल दो, जहाँ मोबाइल नंबर लिखा है वहां मोबाइल नंबर डाल दो। ऐसे बताना पड़ता है कस्टमर केयर में, तब वो उस काम को कर पाते हैं। लेकिन 80 to 90% केस जब भी कस्टमर केयर में आते हैं वो ये होते हैं। लेकिन मान लो एक केस ऐसा आया, यूजर कह रहा है आई एम नॉट एबल टू अपलोड फोटो इनटू माय प्रोफाइल। एप्लीकेशन में मैं अपना प्रोफाइल में फोटो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। L1 वाले बंदे ने भी करके देखा, एंड ही और शी आल्सो फील्स कि यार यूजर सही बोल रहा है, प्रोफाइल पर फोटो अपलोड नहीं हो रहा है। दैट मींस देयर इज अ टेक्निकल प्रॉब्लम। अब टेक्निकल प्रॉब्लम है, अब वो रिक्वेस्ट मूव कर जाएगी फ्रॉम L1 to L2। बिकॉज अगर प्रॉब्लम एप्लीकेशन में है तो फिर ये कुछ नहीं कर सकता। ये टीम सिर्फ इस काम के लिए है। यूजर गलती कर रहा है तो उसको बताना कि ऐसे ऐसे एक्शन परफॉर्म करेगा तो ये काम सही हो जाएगा। अब मेरी बात समझ लो। लेकिन अगर प्रॉब्लम एप्लीकेशन के साथ है, उस केस में फिर वो, क्योंकि वो टेक्निकल बंदे नहीं है, वो L1 से L2 पर कॉल ट्रांसफर कर देंगे और L2 टीम रेस्पेक्टिव बग को ठीक कर देंगे। उसको बोलेंगे अगर प्रॉब्लम इन एप्लीकेशन में दैट मींस इट इज अ डिफेक्ट, और फिर डिफेक्ट की फिक्सिंग की जाएगी। दैट विल बी डन बाय द L2 टीम। तीसरा केस नंबर 3, अगर क्लाइंट एप्लीकेशन में कोई चेंज चाह रहा है तो अब चेंज रिक्वेस्ट
यूजर की तरफ से नहीं आती। तुम ये थोड़ी कहोगे फेसबुक से अरे काम कर इसमें थोड़ा टीवी चैनल भी लगा दे यार मजा आ जाएगा। वो फेसबुक का मन है कि वो कोई चीज अपने नए फेसबुक में कोई नया फीचर ऐड करना चाहता है या नहीं चाहता है। तो सिमिलरली एबीसी बैंक की एप्लीकेशन में क्लाइंट ने कहा कि यार कोई नया एक्स फीचर और ऐड होना है। अब इसको ना L1 टूल करेगी ना L1 तो कर नहीं सकती। नया फीचर ऐड होना है मतलब प्रोग्रामिंग की बात हो रही है, कोड चेंज की बात हो रही है। और कोड चेंज कौन कर सकते हैं? डेवलपर। और उसकी टेस्टिंग कौन कर सकता है? टेस्टर्स। तो अब बात ये आती है कि जैसे ही कोई CR आएगी, जैसे ही कोई चेंज रिक्वेस्ट आएगी, तो क्या उसको L2 टीम से ही करवा दिया जाए या उसके लिए सेपरेट टीम लाई जाए? रीजन बीइंग, अगर मान लो हमने L2 को ही बोल दिया कि यार एक काम कर, क्लाइंट की CR आई है नहीं इसको बना दे, और L2 टीम CR बनाने में लग गई और उस वक्त पर डिफेक्ट आने शुरू हो गए एप्लीकेशन में, तो उन्हें कौन फिक्स करेगा? तो जो L1 और L2 टीम है ना, ये 24/7 इंटू 365 डेज के लिए हायर की जाती है। जितने भी सपोर्ट होते हैं या जो रेस्पेक्टिव टाइम फ्रेम है, मान लिया 24/7 नहीं है, मॉर्निंग 9 टू इवनिंग 7 है, तो मॉर्निंग 9 टू 7 बैठेगी और 365 डेज बैठेगी। मतलब ये लोग सिर्फ और सिर्फ डिफेक्ट फिक्सिंग के लिए बैठे हैं। मींस अगर 4 दिन बग नहीं आएगा तो कुछ नहीं करेंगे, पर ये रोज अपने ऑफिस में आएंगे, सीट पे बैठेंगे और वेट करेंगे कि कोई टिकट हमारे नाम पे ओपन होगी। टिकट मतलब काम आएगा तो हम उस काम को फिनिश करेंगे, काम नहीं आएगा तो हम बैठे हैं, बट ये सपोर्ट देते रहेंगे। अगर कोई नया फीचर ऐड होना है तो देयर विल बी अ सेपरेट टीम, दैट इज L3 सपोर्ट। ये L3 टीम, ये वो टीम है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर CR, दैट मीन्स चेंज रिक्वेस्ट। ये टीम चेंज रिक्वेस्ट बनाएगी, चेंज रिक्वेस्ट इंप्लीमेंट करेगी और उसको पुरानी एप्लीकेशन के साथ इंटीग्रेट करके लाइव कर देगी। राइट? इसमें एक वर्ड होता है रिलीज। मेंटेनेंस में टर्म होता है रिलीज। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज रिलीज। ATM में सब कुछ हो गया सर, लास्ट में अगर पेमेंट नहीं आती तो सर सर्वर प्रॉब्लम है, बग है सर। वो उस वक्त नेटवर्क के सर्वर प्रॉब्लम है, कभी भी नहीं आती तो बग है, और नेटवर्क की वजह से दिक्कत आ रही है तो सर्वर प्रॉब्लम है। और सर ऐसी भी बग होती है जिसमें हम सारी की सारी एप्लीकेशन दोबारा डेवलप करनी पड़ती है। उस लेवल पे काम नहीं होता। वैसे भी तो जो डेवलपर्स कोड बनाते हैं वो कोड थोड़ा इस तरीके से बनाते हैं मॉड्यूल वाइज। ऐसा कभी कभी एक बार आया उसने पूरी एप्लीकेशन दोबारा डेवलप करवा दिया, ऐसा तो नहीं होता। मैंने तो नहीं देखा था उसका भी। देखो मेंटेनेंस फेज में क्या करते हैं, जैसे मान लो मैं बोलोगे 1 जनवरी से एक एप्लीकेशन, 31 दिसंबर की रात को एक एप्लीकेशन लाइव हो गई, यानी कि 12:01 हुई, यानी कि 1 जनवरी लग गई। 1 जनवरी से इट हैज कम इनटू मेंटेनेंस फेज, और 1 जनवरी से ही L1 टीम और L2 टीम दोनों टीमें इंप्लीमेंट हो गई। अब जर्नली क्लाइंट अपनी पूरी साल को, क्योंकि मेंटेनेंस फेज हमेशा हर साल के लिए रिन्यू होता है। मान लो 2015 के लिए चल रहा है, जनवरी 2015 से दिसंबर 2015 तक के लिए मेंटेनेंस फेज साइन कर लिया HCL ने एबीसी बैंक के साथ। अब इसका मतलब ये हुआ कि HCL के रेस्पेक्टिव बंदे एबीसी बैंक की प्रोजेक्ट के सपोर्ट देंगे पूरा 1 साल तक। उसके लिए क्या बिडिंग, क्या कॉस्ट होगी, वो उनके आपस में डिस्कशन हो गया। अब एबीसी बैंक अपनी पूरी साल को रिलीज में डिवाइड कर लेगी। एंड व्हाट इज रिलीज? जर्नली मैं अभी एक जेनरिक प्रोसेस पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको ऐसा नहीं कि मैं किसी कंपनी का पढ़ा रहा हूँ, मैं कई सारी कंपनियों में देखा है थोड़े बहुत चेंज होते रहते हैं, बट एक जेनरिक प्रोसेस जो निकल के आया वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये अपनी पूरी साल को बांट लेगा रिलीज में। रिलीज होती क्या है? व्हाट इज रिलीज? रिलीज इज नथिंग बट अ ड्यूरेशन। ऐसे बोलूं मंथ क्या अपने आप में? नथिंग बट अ ड्यूरेशन ऑफ 30 डेज। एक तो मंथ हो गया। रिलीज ये लोग अपने मन से किसी भी टाइम फ्रेम को रिलीज मान लेते हैं। मान लो इनके लिए 2 मंथ इज इक्वल टू 1 रिलीज। कहीं पर 2 महीने को रिलीज बोलते हैं, कोई क्लाइंट 3 महीने को रिलीज बोलता है, कोई क्लाइंट 4 महीने को एक रिलीज बोल रहा है, तो वो उनका अपना मन है। जैसे
AT&T लगभग 3 महीने को एक रिलीज मानता है, नहीं 3 महीने 4 महीने को एक रिलीज मानता है। और रिलीज तो यानी कि रिलीज मींस नथिंग बट अ ड्यूरेशन। इसके अपने बेनिफिट्स है। मान लो ABC बैंक के हिसाब से 2 मंथ इज इक्वल टू 1 रिलीज, 2 मंथ इज इक्वल टू 1 रिलीज, यानी कि इनकी रिलीज कितने दिन की हो गई? 2 मंथ भी नहीं। उसने कहा कि हमारी रिलीज 60 दिन की होगी, तो 60 डेज की रिलीज चलती रहेगी उसके हिसाब से, राइट। अब रिलीज शुरू हुई। अब वो रिलीज को भी जनरली हमने देखा है तो 2 पार्ट में बांट लेते हैं। एक वो लोग बोलते हैं मेजर रिलीज, लाइक 50 डेज की हो गई आपकी मेजर रिलीज, और 10 डेज की हो गई आपकी माइनर रिलीज। हाँ क्या कर रहा है? 50 दिन की हो गई आपकी मेजर रिलीज, 10 दिन की हो गई आपकी माइनर रिलीज। मतलब कि अब क्या होगा? बस कुछ नहीं, ड्यूरेशन बढ़ गई। अब 50 दिन तक फॉर द 50 डेज, फॉर दीज 50 डेज हाँ छोड़ दो। एप्लीकेशन में जितने भी डिफेक्ट आएंगे सारे डिफेक्ट फिक्स किए जाएंगे। एप्लीकेशन में जितने भी डिफेक्ट्स आएंगे सारे डिफेक्ट्स फिक्स किए जाएंगे। डिफेक्ट आया, मान लो 2 तारीख को एक डिफेक्ट आ गया, पहले L1 टीम के पास गया, L1 टीम को लगा कि ये प्रॉब्लम यूजर एंड पे है, L1 टीम को लगा कि ये प्रॉब्लम यूजर एंड पे है, तो उसने वहीं फिक्स कर दिया। उसको लगा कि नहीं ये प्रॉब्लम यूजर एंड पे नहीं है, ये तो प्रॉब्लम एप्लीकेशन में है, तो उसने क्या नाम है L2 टीम को भेजा, L2 टीम ने डिफेक्ट को फिक्स कर दिया। 4 तारीख को 2 डिफेक्ट आ गए, वो फिक्स हो गए। 10 तारीख तक कुछ नहीं आया, फिर एक डिफेक्ट आ गया, फिर 12 तारीख में 6 डिफेक्ट आ गए, फिर नहीं चला, 4 दिन बाद। ऐसे चलते रहते, डिफेक्ट आते गए और डिफेक्ट फिक्स होते गए। एक बात समझते हैं, अभी सिर्फ क्या होगा, डिफेक्ट आएगा, डिफेक्ट फिक्स होगा, और डिफेक्ट फिक्स होने के बाद डिफेक्ट की टेस्टिंग होगी। लेकिन सिर्फ किसकी टेस्टिंग होगी? डिफेक्ट की। जिसको समझे आपको पढ़ना था, री और रिग्रेशन भी पढ़ा है। वैसे मैं आपको 2 टेस्टिंग की हल्की सी डेफिनेशन दे दूं, समझ में आ जाएगा आपको। हमारे यहाँ 2 टेस्टिंग होती है, एक जिसको बोला जाता है री टेस्टिंग, जिसको बोला जाता है रिग्रेशन टेस्टिंग। री टेस्ट, अब इसको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा अच्छे से, अभी थोड़ा सा समझ बड़ा बेसिक सा। री टेस्टिंग का मतलब है कि मेरी एप्लीकेशन में बग आया, बग को ठीक करवाया, और मैं उसी चीज को टेस्ट करूं कि अब ये सही से काम कर रही है या नहीं कर रही। लाइक मैं बोलूं कि स्विंग वाला मेरा बटन खराब हो गया, स्विंग करने वाला, मैंने मैकेनिक को बुलाया, उस बटन खराब हो गया, तो व्हाट इट इज? डिफेक्ट। ये CR है या डिफेक्ट है? डिफेक्ट है। पक्का ना? डिफेक्ट का मतलब है एग्जिस्टिंग चीज में प्रॉब्लम का आना। डिफेक्ट आ गया, इलेक्ट्रिशियन को बुलाया, ठीक किया। अब मैं ये चेक तो करूंगा ना कि अब मेरा ये स्विंग वाला बटन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसको बोलते हैं री टेस्टिंग। भाई मैंने भी क्या बात बताई, मैंने यही बताया कि जो चीज खराब हो गई थी सिर्फ उतनी ही चीज को क्रॉस चेक करना सही होने के बाद रीटेस्टिंग कहलाती है। ना मॉड्यूल पे होती है ना फंक्शनलिटी पे होती है। जो भी खराब हो गया था, जो भी, सिर्फ उसी को चेक करना। अभी तुम रास्ते में आ रहे थे, तुम्हारी बाइक का क्लच वायर टूट गया, तुमने मैकेनिक से क्लच वायर डलवाया, सबसे पहले तुम क्या करके देखते हो? क्या करते हो? टेस्टिंग भूल जाओ, क्या करते हो? सबसे पहला एक्शन क्या करते हो? उसने कहा साहब क्लच वायर डल गया, सबसे पहले क्या करोगे? फर्स्ट स्टेप क्लच वायर दबा के देखोगे। तुम्हें अभी इस बात से कोई मत, इस बात से तुम कुछ नहीं देखते कि गाड़ी स्टार्ट हो रही नहीं हो रही, गियर डल रहा है नहीं डल रहा। सबसे पहले आप सिर्फ क्लच को दबा के देखते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे खराब क्या हुआ था? क्लच टूटा, क्या था? क्लच। अब क्लच वायर डला, तो अब क्लच वायर सही से प्रेस हो रहा है या नहीं हो रहा है? दैट मीन्स जो चीज खराब हुई थी आपने सिर्फ वही चीज करके देखी। रीटेस्टिंग। रीटेस्टिंग का मतलब है कि जो डिफेक्ट आया वो ठीक भी हुआ, ठीक होने के बाद में यानी कि टेस्टर ये क्रॉस चेक कर रहा है
कि ये ठीक हुआ या ठीक नहीं हुआ। अब अगला स्टेप, क्लच वायर कहीं ना कहीं क्लच प्लेट के साथ अटैच्ड है, क्लच प्लेट गियर बॉक्स के साथ अटैच्ड है, गियर बॉक्स इंजन के साथ अटैच्ड है, यानी कि यहां पर चीजें आपस में इंटीग्रेटेड है, जुड़ी हुई है। तो आपके दिमाग में अगला टेंशन, कम वक्त में क्लच वायर तो डाल दिया हो, क्या पता गियर ना डले। अब आप गाड़ी स्टार्ट भी करोगे, गियर भी डालोगे, चला के भी देखोगे, क्योंकि आप क्लच वायर का इंपैक्ट चेक करना चाहते हो ओवर द एप्लीकेशन, यानी कि उस डिफेक्ट के फिक्स होने का इंपैक्ट। बात समझे? एंड दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज रीटेस्टिंग। का मतलब है जो चीज खराब हुई वही चेक करना, और रिग्रेशन का मतलब है उसका इंपैक्ट और जगहों पर चेक करना। हेलो, हाँ जी, हाँ जी मैम बोलिए। मैम आपको थोड़ी देर में कॉल बैक कर दूं जावा कोर्स के लिए। थैंक यू। तो अब हम बात कर रहे थे जो मेजर रिलीज का पोर्शन है, यहां डिफेक्ट, जितने भी डिफेक्ट आएंगे डिफेक्ट फिक्स होंगे, और क्या होगी? सिर्फ रीटेस्टिंग। वी विल नॉट बी टॉकिंग अबाउट रिग्रेशन इन मेजर काउंट। ये 50 दिन से कितना होगा? जो डिफेक्ट आया उसको ठीक करो, जो डिफेक्ट आया उसको ठीक करो, उसको क्रॉस चेक करो कि वो डिफेक्ट ठीक हुआ कि नहीं हुआ, और बस उसको वापस एप्लीकेशन को लाइव कर दो। उसका इंपैक्ट की कोई बात नहीं की जाएगी। डिफेक्ट आते गए, ठीक होते गए, रिटेस्ट होते गए, डिफेक्ट आते गए, ठीक होते गए, रिटेस्ट होते गए। अब आखिर के 10 दिन होगा एप्लीकेशन का रिग्रेशन। ये पिछले 50 दिन से एप्लीकेशन में बहुत सारे डिफेक्ट ठीक किए गए। फ्रॉम पास्ट 50 डेज एप्लीकेशन में बहुत सारे डिफेक्ट ठीक किए गए, राइट। वो डिफेक्ट ठीक होने के बाद हो सकता है कहीं तो इम्पैक्ट पड़ गया हो, लेकिन हमें चेक तो किया ही नहीं था। तो आखिर के 10 दिन कंप्लीट एप्लीकेशन की क्या परफॉर्म करो? रिग्रेशन परफॉर्म करो, यानी कि इन डिफेक्ट का कंप्लीट एप्लीकेशन पर इम्पैक्ट भी चेक कर लो, कहीं तो इम्पैक्ट तो नहीं पड़ गया। अगर पड़ गया होगा तो फिक्स करवाओ, नहीं पड़ा है तो कोई बात नहीं। लेकिन 60वें दिन, यानी कि मान लू मैं जनवरी फरवरी 28 फेब को या 29 फेब को जो भी होगी फॉर एग्जांपल, क्या मैं ये नहीं हो जाएगा दिल को तसल्ली कि आज 29 फरवरी को मेरी एप्लीकेशन एकदम परफेक्ट है, जितने डिफेक्ट आए वो भी फिक्स हो गए और मैंने उसका इम्पैक्ट भी चेक कर लिया, तो 28 फरवरी को मैं कह सकता हूं कि आज के दिन मेरी एप्लीकेशन परफेक्टली काम कर रही है। यानी कि अगली रिलीज में एंटर करने से पहले, अगली रिलीज में एंटर करने से पहले हम अपनी एप्लीकेशन को रोबस्ट कर लेते हैं। फिर हम रिलीज में घुसेंगे, इसमें डिफेक्ट आएंगे, फिक्स होंगे, डिफेक्ट फिक्सिंग, फाइनल लास्ट 10 डेज रिग्रेशन कर देंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे। तो हम हर 2 महीने में एप्लीकेशन को ये क्रॉस चेक करते रहते हैं कि वो एज इट इज काम कर रही है जैसे उसको करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। यही है हमारा मेंटेनेंस। समझ में आया रितेश? एंड टू एंड साइकिल यही तो है। आप रिग्रेशन कर रहे हो, एंड टू एंड एप्लीकेशन को टेस्ट कर रहे हो कि जितने दिन से, पिछले दिन में जितने 50 दिन से जो कोड चेंज हो रहा है उसका कोई इम्पैक्ट तो नहीं पड़ा, तो आप एंड टू एंड पूरी एप्लीकेशन को टेस्ट करते हो या एंड टू एंड साइकिल चला के देखते हो उसके ऊपर। एक चीज के कई नाम। हाँ, तो जब अब क्या होगा, टिकट क्या होती है? कुछ नहीं, टिकट कुछ नहीं होती। 4 जनवरी को 4 जैन को यूजर को प्रॉब्लम आई, यूजर ने कस्टमर केयर कॉल किया, कस्टमर केयर वाले ने उसकी प्रॉब्लम को समझा और समझने के बाद ये एनालिसिस किया कि भाई प्रॉब्लम यूजर एंड पे है, नहीं है। प्रॉब्लम कहां है? एप्लीकेशन में, यानी कि एक डिफेक्ट है। तो वो एक टिकट रेज करेगा
वो एक टिकट कुछ नहीं, मतलब एक रिक्वेस्ट रेज करेगा L2 टीम को कि भाई इसको ठीक करो। अब वो फोन थोड़ी करेगा, अबे यार एक बग मिला है देख लेगा जरा क्या तू। एक प्रॉपर सिस्टम होगा, उसमें जाकर वो रिक्वेस्ट डालेगा कि भाई ये प्रॉब्लम है, ये दिक्कत है, इस मॉड्यूल में है, ऐसा करने पे ऐसा आ रही है, किसको साइन करनी है उसकी मेल आईडी वगैरह डाल देगा, यही सबमिट करेगा। ऑटोमेटिकली सब बंदों को जो उसमें अटैच होंगे सबको मेल चली जाएगी। और ये जो फॉर्म सबमिट हुआ है डिफेक्ट के बारे में, ये डिफेक्ट आईडी, सॉरी ये टिकट आईडी काम हो रहा है ना, ये टिकट आईडी, एक आईडी जनरेट होगी जिसको बोलते हैं टिकट आईडी, वो उनको सबके मेल पे चली जाएगी, तो टिकट आईडी बोलते हैं। ये एक्चुअली में ये हमारा मेंटेनेंस फेस होता है। इसमें कोई कंफ्यूजन है? समझ में आ गया ना? क्या ये तो समझ में आया क्या? रब कर दो इसको। अच्छा, जो टिकट रेज होती है ना L2 टीम के लिए, उस टिकट का एक SLA होता है, SLA, which is actually called as सर्विस लेवल एग्रीमेंट। जो टिकट रेज होती है इसका अपना एक SLA होता है, नथिंग बट सर्विस लेवल एग्रीमेंट। मतलब कि ये टिकट कितने रेस्पेक्टिव ड्यूरेशन के अंदर फिक्स हो जानी चाहिए, या ये बग या डिफेक्ट कितने रेस्पेक्टिव ड्यूरेशन के अंदर फिक्स हो जाना चाहिए, राइट? मिनिमम जो होता है दैट इज ऑफ 4 आवर्स। कोई भी डिफेक्ट आएगा मिनिमम 4 घंटे मिलेंगे डिफेक्ट को फिक्स करने के, टेस्ट करने के और वापस भेजने के लिए। और मैक्सिमम ऑफ, ये जनरल SLA है, 4 से 72 घंटे। और यानी कि कोई डिफेक्ट मिनिमम 4 आवर्स और मैक्सिमम 72 आवर्स में फिक्स हो जाना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि जो डिफेक्ट आया मैं अपने मन से उसे 4 से 72 घंटे के अंदर फिक्स कर ही दूंगा। प्रॉपर SLA आएगा, ये डिफेक्ट आपको 16 घंटे में फिक्स करना है, तो आपको 16 घंटे के अंदर उसको ठीक करना, उसको रीटेस्ट करना और वापस से डिप्लॉय करना। कहने का मतलब 72 घंटे मतलब कि आज ये माना गया है दुनिया में कि 72 घंटे से बड़ा कोई बग नहीं हो सकता। ऐसा कोई डिफेक्ट नहीं होता जो 72 घंटे में भी फिक्स ना हो। जो सबसे मैक्सिमम ड्यूरेशन हो सकती है किसी डिफेक्ट को फिक्स करने की, दैट कैन बी 72 आवर्स। कितना हो गया भाई? 8 घंटे रोज काम होता है, तो 72 घंटे कितना हो गया? नहीं यार, ज्यादा हो गया। 72/8, 8 दिन 72, 9 डेज। तो एक डिफेक्ट 9 दिन में भी ठीक नहीं होगा टीम से। ये 4 टू आधे दिन से लेके थोड़ा सा हाफ डे से लेकर 9 डेज तक का टाइम जाता है। प्रॉपर आता है कि कितने घंटे का SLA है रेस्पेक्टिव टिकट का। टिकट ही बोलते हैं लोग, डिफेक्ट नहीं बोलते। टिकट का SLA इतना आया है। टिकट इज नथिंग बट कुछ ना कुछ चेंज होने के लिए आया होगा, रिक्वेस्ट कुछ कोड चेंज की आई होगी, वो कर लिया। L1 टीम के पास होता है कि कितने, ये L1 टीम के पास होता है कि कितना टाइम मिलेगा? नहीं, L1 नहीं देती यार। L1 अपने मैनेजर को, एक्चुअली में L1 टीम को, हम कस्टमर के हम जैसे लोग हैं, बात सुनी, अगर लगा डिफेक्ट तो हमने अपने मैनेजर को भेज दिया, फिर हमारा मैनेजर
यानी कि L1 टीम का मैनेजर और L2 टीम के मैनेजर मिलकर उसका SLA डिसाइड करते हैं। कितनी बिजनेस क्रिटिकलिटी है ये बताता है L1 टीम का मैनेजर। कितना इंपॉर्टेंट है ये चीज, जब कस्टमर को कितना नुकसान हो रहा है, बिजनेस कितना लॉस हो रहा है वो बताता है। टेक्निकली कितना टाइम लग सकता है ये वो बताता है। और दोनों लोग मिलकर एक SLA बनाते हैं कि यार ये वाला डिफेक्ट आई थिंक तो बिजनेस क्रिटिकलिटी बहुत ज्यादा है, इसको मैक्सिमम 8 घंटे में फिक्स करा देते हैं। कोई डिफेक्ट आ गया, डिफेक्ट कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, फिक्स होना है, लेकिन डेवलपर के पास 4 डिफेक्ट पहले से पड़े हैं तो बोल दिया इसको 48 घंटों में कर देगा। 48 का मतलब ये नहीं है तो उसे हो सकता है फिक्स होने में 2 घंटे लगे, लेकिन पहले ये वाले काम निपटा लो, तुम्हारे पास 48 घंटों का टाइम है तो बाद में फिक्स करके भेज देना। कई बार बिजनेस क्रिटिकलिटी देखी जाती है कि कितना इंपैक्ट करेगा बिजनेस को, कितनी जल्दी फिक्स होना। कई बार छोटा सा ही बग है, 2 घंटे का ही काम है, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले वही फिक्स होना है। बोले आ जाता है कि 4 आवर्स का SLA है मैक्सिमम, फटाफट करके भेज दो, जो काम कर रहे हो उसको स्टॉप कर दो बीच में। उस तरह डेफिनेशन शुरू करते हैं। आज हम ना टेस्टिंग की, अब हम डेफिनेशन शुरू करेंगे। डेफिनेशन इन द सेंस हम बात करेंगे आपकी आपने सुनी होंगे अपने बीटेक में इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग, स्मोक टेस्टिंग। आज हम उन टेस्टिंग को समझना शुरू करेंगे। और इस बात से मतलब नहीं है, मैं सॉरी उल्टा बोल रहा हूँ, हम थ्योरी नहीं समझेंगे, हम एक्चुअली में ये समझने की कोशिश करेंगे कि कौन सी टेस्टिंग किस पोजीशन पे होती है और वहीं पर क्यों होती है और उसमें हम क्या करते हैं। डेफिनेशंस की तरफ नहीं जाएंगे ज्यादा, डेफिनेशंस भी लिखेंगे, वो मैं लिखवाऊंगा भी, बट कॉन्सेप्चुअली उनको समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, दूसरी चीज ये समझ लो, ये वाला पेज आप ऐसे रख के यहां पर अपना डायग्राम ड्रॉ करेंगे जो मैं पढ़ाऊंगा। यहां पर आप हर डेफिनेशन को लिखेंगे। ये पेज, पूरा पेज आप सिर्फ डायग्राम के लिए ही रखेंगे और डायग्राम को खुला खुला बनाएंगे। आधे पेज में डायग्राम बनाने के बाद जो आधा पेज बचेगा उसमें 2 चुटकी नमक भी नहीं आएगा। तो कंजूसी ना करें, पूरा पेज इस्तेमाल करें, खुला खुला डायग्राम बनाएं। क्योंकि मेरे पास व्हाइट बोर्ड है, मैंने कुछ लिखा, मुझे कुछ दोबारा लिखना है तो मैं ऐसे करके दोबारा लिख सकता हूं, आप ऐसे करके नहीं लिख सकते। और आप छोटी जगह में करोगे तो आप इतनी खिचड़ी पक जाएगी कि आपको समझ में नहीं आएगा। तो जो डायग्राम हमने, एक सेकेंड बता दूं मैं, जो नहीं डायग्राम पहले नहीं बन सकता ना एक्चुअली में, मैं ये ध्यान है कल सर्वर वाला डायग्राम बनवाया था, लोकल सर्वर, डेव सर्वर, स्टेज सर्वर, यही डायग्राम बनेगा पूरा, बट और ज्यादा डिटेल में बनेगा। यही डायग्राम बनेगा बट और ज्यादा डिटेल में बनेगा, इसीलिए अपना पूरा पेज इस्तेमाल करें, यूज द कंप्लीट पेज, है ना, एंड डेफिनेटली तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे हम बात कर रहे थे, सपोज हमारी डेवलपमेंट टीम है, एक डेवलपर D1 है, एक डेवलपर D2 है, एक डेवलपर DN है। ये मेरे डेवलपर्स हैं, राइट। हर डेवलपर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि वो अपना अपना रेस्पेक्टिव पीस ऑफ कोड बनाएगा। इस डेवलपर ने अपना पीस ऑफ कोड लिखा, इस डेवलपर ने अपना, और इस डेवलपर ने अपना। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। ऋतु के लिए पढ़ता हूं। ऋतु, मान लो एक प्रोजेक्ट बनना है और हमारे पास 5 डेवलपर्स हैं। हर डेवलपर अपनी अपनी रेस्पेक्टिव मशीन पे बैठता है। सपोज ये मशीन डेवलपर 1 की है, ये मशीन डेवलपर 2 की है, ये 3, ये 4, ये डेवलपर 5, राइट। 5 डेवलपर, 5 मशीन है। हर डेवलपर को बोला गया वो अपना अपना पीस ऑफ कोड बनाएगा। यानी कि जो जिस मशीन पे विभू काम कर रहा है, मतलब मेरा डेवलपर विभू है, ये अपना कोड लिखेगा, ये अपना कोड लिखेगा, D2, D3 अपना, D4 में, D5 अपना। हर डेवलपर अपना अपना कोड लिखेगा। अभी ड्रॉ मत करना, टाइम दे दूंगा मैं ड्रॉ करने के लिए। कल हमने बात की थी कि कोड बनने के बाद सारे कोड आपस में इंटीग्रेट होते हैं, सीधी सी बात है।
बिकॉज जब तक सारा कोड आपस में इंटीग्रेट नहीं होगा बिल्ड कैसे बनेगी। अरे क्या हो गया सर, ये गड़बड़ हुई है। लाइटें चल रहा है जनरेटर पे लगाओ, जनरेटर पे ही ऑफ होगा सबसे नीचे भी है सर। जनरेटर करंट रिलीज कर रहा है भाई, एसी बंद कर देना, चलेगा नहीं। हाँ 2 मिनट के लिए बंद कर दो। लाइट है चल रही है, ऊपर से कर दो, ऊपर से लाइट तेज है। लाइट वोल्टेज आ रही है। कौन तो चल रहा है कोई कैट बाद में चेक करेंगे जैसे कम हो गया, कम हो गया। चल गए अरे होगा सर, जनरेटर वाले को बुलाया यार, जो फ्लक्चुएट कर रहा है ना, बुलाया है जनरेटर वाले को। डिस्को लाइट हो रही है, म्यूजिक की देर है बस, खाली नीड सम म्यूजिक है। कभी पंखा पे गल्ला लग रहा, उखड़ के नीचे गिर जाएगा। कल करते हैं आगे।
लाइट नहीं आएगी और बैठ जाएंगे बंद करना पड़ेगा, हम फूक जाएंगे कुछ फूक जाएगा ये। सर लैपटॉप में से निकालने वाले थे लैपटॉप, गर्मी है ना, सर्दियाँ होती तो हम बिना इसके बैठ जाते पंखे और इसके भी लाइटिंग सफिशिएंट। मैं इस एसी को भी चेंज करा रहा हूँ आज। ये काम ही नहीं नहीं, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है, एक अंदर एक एसी है वो बहुत इफेक्टिव है, मैं इनको रिप्लेस कर रहा हूँ, वो छोटा रूम है उसका एसी अलग करूँगा दिन में, इसको और एसी में। हाँ सर, मैंने कल ही कॉल रिक्वेस्ट करी तो मैं कहा था दोपहर 2 बजे ना कर देंगे। टिकट रेस हो गई सर, टिकट रेस हो गई, कल शुरू करेंगे यहीं से आगे ना, क्योंकि अब मुझे अगर लाइट नहीं आएगी तो हम 5 मिनट भी नहीं खड़े हो पाएंगे यहाँ पे।